प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, विपक्ष को उनके हर सुधार में साजिश ही दिखेगी। और वो ये भी जानते हैं कि इंडी गठबंधन वक्फ कानून के नाम पर भी मुसलमानों को भड़काएगा, दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी वाली छवि को प्रोजेक्ट करेगा, प्रोपोगेट करेगा। नरेंद्र मोदी का सेक्युलर क्रेडिट स्कोर कम किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब की परवाह नहीं करते। उनका हिसाब क्लियर है, वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे सामने कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना खड़ी हो। और एक ऐसी ही बड़ी चुनौती पीएम मोदी के सामने आकर खड़ी हो गई है। दरअसल देश की एक बड़ी डायमंड कंपनी में अचानक अपने सारे वर्कर्स को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया, और 1-2 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की छुट्टी दे दी। अच्छा, यह भी किया कि उस दौरान उनकी सैलरी भी नहीं काटूंगा। ऐसी छुट्टी तो सब मांगेंगे भाई, हमको भी दे दो, सैलरी नहीं कटनी है, 10 दिन छुट्टी मिल रही है, और क्या चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग तो इसे चमत्कार से कम नहीं मानेंगे कि कंपनी कह रही है कि 10 दिन छुट्टी लो, पैसा नहीं काटो, और हजारों लोगों को कह रही। लेकिन इस खबर में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज छिपा है। पूरी खबर क्या है और कैसे ये नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज है, ये सब आज आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां महंगाई की वजह से सरकारें गिरना आम बात हो गई, आर्थिक संकट पर तख्ता पलट हो जा रहे हैं, मंदी की आड़ से बड़े बड़े देशों की हवा टाइट हो गई है, दुनिया के ज्यादातर देश लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, और इन तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास की ट्रेन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन इंडी गठबंधन को यह बात समझ नहीं आती कि ग्लोबल लेवल पर चुनौती कितनी बड़ी है, संकट कितना बड़ा है। इंडी गठबंधन को बस यही माहौल बनाना है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा है, टैक्स ज्यादा है, जीएसटी ज्यादा है। जब कोई पलटकर इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछ ले कि आपके पास कीमतों को कंट्रोल करने का क्या फॉर्मूला है, तो कह देंगे कि जातिगत जनगणना करा लो, सारी कृपा इसी वजह से रुकी है। इस वक्त भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन को लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात है। जबकि आप देखिए, वैश्विक लेवल पर चुनौती इतनी बड़ी है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों में मंदी की आहट आ चुकी है, और इसके असर से भारत का बचना भी मुश्किल दिख रहा है। यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी कई चुनौतियां टाली हैं, और क्या वो ऐसा इस बार भी कर पाएंगे, ये बताने से पहले आपको पहले वो खबर बता दूं जिसकी वजह से आज ये चर्चा करनी पड़ रही है। पीएम मोदी के सामने कैसी बड़ी चुनौती है उसकी बात करूं, उससे पहले सूरत की मशहूर डायमंड इंडस्ट्री की बात करता हूं, जहां एक कंपनी ने अचानक अपने कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर दी। कंपनी का नाम किरण जेम्स है, जो नेचुरल पॉलिश डायमंड का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल। कंपनी ने 17 से 27 अगस्त तक एक साथ 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। कंपनी ने कहा कि वो इस छुट्टी के लिए सैलरी से पैसे भी नहीं काटेगी। कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के पीछे कंपनी ने जो वजह बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में आई मंदी की वजह से डायमंड कंपनी को अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना पड़ा। लेकिन आप कहेंगे छुट्टी पर भेजा तो पैसा क्यों नहीं काटा? देखिए, कंपनी का कहना है कि मार्केट में पॉलिश डायमंड की डिमांड कम हो गई। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। कंपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करके डायमंड की डिमांड और कीमत दोनों को बढ़ाना चाहती है, जिससे पूरी डायमंड इंडस्ट्री को फायदा मिले। 17,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को पहली बार ऐसा स्टेप उठाना पड़ रहा है। दुनिया में सोचिए क्या हालात बन रहे हैं। सोचिए नरेंद्र मोदी भारत को कैसे बचा के रखे हुए हैं, दुनिया में तूफान, और उस बीच ऐसे करके बचा के रखा हुआ है। ये हिसाब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी डायमंड कंपनियां ऐसा करें। डायमंड इंडस्ट्री में ऐसी उथल पुथल क्यों मची है उसे भी समझिए। दरअसल सूरत की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री। भारत का 90% डायमंड यहीं से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में पॉलिश डायमंड का 80% यहीं से एक्सपोर्ट होता है, और भारत में 95% पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट यहीं से होता है। डायमंड एक लग्जरी आइटम है, और ग्लोबल लेवल पर मंदी की वजह से लोगों ने इसकी खरीद कम कर दी है। अमेरिका से भी डिमांड 50 से 75% तक गिर गई। नौकरी नहीं रह रही है वहां पर, महंगाई ज्यादा है, खाने को पैसे नहीं, लोग डायमंड खरीदेंगे, हीरा खाएंगे, नहीं ना खा सकते। सूरत से होने वाले डायमंड का निर्यात 82% तक गिर गया है। हीरा कारोबारियों के लिए अपने व्यापार को बचाना मुश्किल हो गया है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में 10 लाख लोग काम करते हैं, और डिमांड और कीमत कम होने की वजह से जून 2024 में 4 लाख कर्मचारियों को सैलरी लेट होने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 2022 में डायमंड इंडस्ट्री का टर्नओवर 2,25,000 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 1.5 लाख करोड़ तक आ गया। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन क्या बता रहे हैं, सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि डायमंड की चमक फीकी होने के पीछे की वजहें और क्या हैं,
और इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भारत की कट एंड डायमंड इंडस्ट्री विदेश के बाजार पे आधारित है। लास्ट 2 साल से भारत की कट एंड इंडस्ट्री पे मंदी का माहौल है। इसके पीछे का रीजन है रशिया और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी और कोरोना के बाद चाइना का जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज की डेट के अंदर ये 2 कंट्री के माध्यम से भारत के कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री का 75% जो कट किया हुआ माल ये 2 कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े जानकार बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से हीरा कारोबारियों का 50% माल ही बिक रहा है, 50% स्टॉक में बचा हुआ। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कभी कोरोना, कभी युद्ध, कभी मंदी, इस वजह से दुनिया हिली हुई। और डायमंड इंडस्ट्री इससे कैसे प्रभावित हुई है वो आपको उदाहरण देकर बताता हूं। रूस दुनिया में रफ डायमंड्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 30% रफ डायमंड की सप्लाई रूस की खनन कंपनी अल्रोसा करती है। भारत का 60% रफ डायमंड रूस की कंपनी से आता है। सूरत में इन कच्चे हीरो यानी रफ डायमंड को तराशकर पॉलिश किया जाता है। लेकिन अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी कंपनियां या उसके लोग रूस का हीरा खरीदें और रूस को मजबूत करें। इनकी लड़ाई में भारत के हीरा कारोबारी फंस गए, क्योंकि अगर कच्चा हीरा रूस से भारत आता भी है तो उसे तैयार करके किसे बेचा जाए यह भी समस्या है, क्योंकि अमेरिका पॉलिश हीरों की बिक्री का एक बड़ा बाजार है। हीरों की बिक्री कम होने का युद्ध सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पर किसी का बस नहीं चलता। अब अगर रूस और अमेरिका आपस में भिड़ रहे हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे भाई? बहुत ज्यादा होगा तो वो अमेरिका और G7 देशों से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की अपील कर सकते हैं, और यह काम तो भारत पहले से ही कर चुका है। दूसरी बात, अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े तो डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडी गठबंधन सरकार पर दबाव बनाएगा कि डायमंड इंडस्ट्री को आर्थिक पैकेज दिया जाए। हो सकता है भविष्य में ऐसे हालात बन जाएं, लेकिन तब यह भी सोचना चाहिए कि किसी भी सरकार को आर्थिक पैकेज देने के लिए भी फंड होना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन तो यह चाहता है कि सरकार जीरो टैक्स कर दे, जीरो GST कर दे, लेकिन फिर देश चलेगा कैसे, इसका जवाब वो देंगे नहीं। आप ये भी देखिए कि ग्लोबल लेवल पर इतने चैलेंजेस हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा 4.3% पे पहुंच गई। पिछले 1 साल में अमेरिका में बेरोजगारी दर 1% बढ़ गई। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी मंदी का एक बहुत बड़ा साइन माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में अमेरिका में मंदी आने के पूरे आसार हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भी अमेरिका में मंदी आने के आसार को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यह दुनिया का हाल हो रखा है बॉस। और हमारे यहां लोग जो है, नेता जो है, वो चिंगारी मार रहे हैं कि अरे भारत अच्छा कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी है। अमेरिका की आबादी और भारत की आबादी को कंपेयर कीजिए और सोचिए उसके बावजूद सरकार कैसे जो है वो स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन दे दे के लोगों को कैसे उनको रोजगार मिले इसकी व्यवस्था कर रही है। फिर भी यहां पर पिन मारो का हिसाब चल रहा है। अच्छा, बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। UNCTAD यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2024 में दुनिया की आर्थिक विकास दर सिर्फ 2.6% रही, और ग्लोबल मानक के अनुसार अगर दुनिया की आर्थिक विकास दर 2.5% से कम या उसके आसपास रहती है तो दुनिया के ज्यादातर इलाकों में मंदी आना तय होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में अमेरिका ही नहीं, यूके, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, चीन जैसे देशों पर मंदी का बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर मंदी का खतरा लगभग ना के बराबर है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूरोप में मंदी आने की 55% आशंका है। मतलब जैसे घर में नहीं होता है कि आप घर में एकदम सॉलिड बैठे हुए हैं और बाहर तूफान आता है तो अपने को पता नहीं चलता, अपने को तो लगता है मौसम अच्छा हुआ है। जो गरीब हो रहा होता है, जिसका घर बर्बाद होता है, जिसका आशियाना उजड़ता है, उसको पता चलता है। तो दुनिया में यही तूफान आया हुआ है। चूंकि इंडिया को नरेंद्र मोदी ने ऐसा एकदम सॉलिड घर बना के रखा है, हमको महसूस नहीं हो रहा है कि दुनिया में क्या हालात है और हम कितनी बेहतर स्थिति। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी संस्था ये मान रही है कि भारत में मंदी का असर ना के बराबर होगा तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाता है। आप देखिए, RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया।
यह 9वां मौका है जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बना के रखा। रेपो रेट को समान बनाए रखने का मतलब है कि आपके लोन की किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने विकास दर को बनाए रखने के लिए, महंगाई को काबू में करने के लिए, कीमतों को स्थिर रखने के लिए सख्त फैसले लिए। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान है। आरबीआई के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह है नरेंद्र मोदी के आने के बाद का नया भारत। दुनिया तबाह हो रही है और भारत चमचमा रहा है। पाठशाला में अब बात आसमानी आफत, बाढ़ बारिश का वो कहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म ही नहीं होने दे रहा।